हेलो। तो गाइस, आज हम मास ट्रांसफ़र सीरीज़ 1 शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है इसमें डिस्टिलेशन। ये मास ट्रांसफ़र 2 की सीरीज़ है। तो डिस्टिलेशन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डिस्टिलेशन हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली यूज़ होता है। मोर देन 90% इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी, वो डिस्टिलेशन पे ही वर्क करती हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेसेस उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोसेस का। और जिसमें कि जो हमारी जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, और जैसे हमारी इथेनॉल इंडस्ट्री हो गई, अल्कोहल इंडस्ट्री हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम देखते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक होती है बेसिकली, जो कि हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है एक मिक्सचर में, उसको सेपरेट करती है किसमें से, मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ मोर वॉलेटाइल एंड लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो डिस्टिलेशन होता क्या है कि डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक होती है ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ लेस एंड मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट बाय पार्शियल वेपराइजेशन ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ है। अब डिस्टिलेशन हो तो रहा है, अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मास ट्रांसफ़र में हर एक ऑपरेशन के लिए कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स हमको नेसेसरी होता है। तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है डिस्टिलेशन के लिए? वो ड्राइविंग फोर्स होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। रिलेटिव वोलेटिलिटी या डिफरेंस इन दी वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट, या कह सकते हैं हम डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट भी एक हमारा ड्राइविंग फोर्स है डिस्टिलेशन के लिए। अगर हम इसमें एप्लीकेशंस की बात करें डिस्टिलेशन की, तो हमारी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली डिस्टिलेशन प्रोसेसेस बहुत यूज़ होते हैं। एथेनॉल वाटर सेपरेशन है हमारा। तो एथेनॉल वाटर सेपरेशन हमारा एक केमिकल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और जब हम इसमें एथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि एथेनॉल वाटर सेपरेशन में जो हमारा एथेनॉल सेपरेट होता है, तो उसमें किस तरीके से हमारा डिस्टिलेशन कॉलम का इस्तेमाल होता है। एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन सेपरेशन इन द प्रोसेस। जब एनिलीन प्रोडक्शन होगा तो उसमें भी डिस्टिलेशन कॉलम का यूज़ होगा। और जो मोस्ट कॉमन, जो हमारे सबसे ज़्यादा डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ होता है, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में होता है। जैसे कि हमारी रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, या बीपीसीएल हो गया। तो ये हमारे मतलब सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमारे मॉडर्न डे डिस्टिलेशन कॉलम्स मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं हम कि सेपरेशन टेक्निक्स हमें देखने मिलेंगी एक से एक बढ़िया। पहला एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ क्रूड ऑयल का। तो ये देखिए, क्रूड ऑयल में हम हम जब क्रूड ऑयल बाहर से ख़रीदते हैं, तब हम क्या करते हैं कि हम उसको प्री हीट करते हैं एक फर्नेस में। फर्नेस में जब क्रूड ऑयल प्री हीट होता है डिस्टिलेशन कॉलम में जाने से पहले, तो प्री हीट का मेन पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं उसको हीट? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम प्री हीट करेंगे उसको, तो जो हमारी कॉस्ट होगी हीटिंग की, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर भी करेंगे या फिर हम किसी बॉयलर का यूज़ करेंगे, तो हीटर का यूज़ करेंगे सॉरी, तो उससे हमारी प्री हीट करने से हमारी जो कॉस्ट होगी वो रिडक्शन होगा कॉस्ट में। और डीसॉल्टिंग हम किस लिए कर रहे हैं, यहीं पे हम डीसॉल्टिंग कर देते हैं फर्नेस से डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाने से पहले। वो डीसॉल्टिंग इसलिए होती है क्योंकि क्रूड ऑयल में जो सॉल्ट्स होते हैं, उनकी डीसॉल्टिंग इसलिए होती है क्योंकि डिस्टिलेशन कॉलम की अगर सरफेस पे स्केल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो डिस्टिलेशन कॉलम के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है डिस्टिलेशन कॉलम के कुछ कंपोनेंट्स के लिए। इसलिए हम पहले ही डीसॉल्टिंग और प्री हीटिंग करते हैं क्रूड ऑयल की। अब जब हम प्री हीटिंग कर देते हैं, जो लाइट वेपर होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो हार्ड कंपोनेंट होता है वो नीचे आ जाता है डिस्टिलेशन कॉलम में। डिस्टिलेशन कॉलम में बेसिकली हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है अबव डिस्टिलेशन यूनिट, एक हमारा होता है बिलो डिस्टिलेशन यूनिट। तो जब हम क्रूड ऑयल आता है हमारा डिस्टिलेशन यूनिट में, तब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये हमारी प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ये हमारी प्लेट्स हैं लगी हुई, और इन प्लेट्स में सेपरेशन
होता है। जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे ये देख रहे हो आप, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नेफ्थलीन बन गई, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट पे केरोसिन ऑयल, 570 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गैस ऑयल्स, ठीक है, और 910 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ्यूल ऑयल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब जब ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ करती हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन का क्यों? वैक्यूम डिस्टिलेशन का में फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग पॉसिबल हो पाती है, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग, एफसीसी, वो पॉसिबल हो पाती है। तो उससे हमें दो प्रोडक्ट्स और ड्राइव हो जाते हैं, एक पैराफिन वैक्स और एक हमारा वेस्ट जो होता है वो रोड कंस्ट्रक्शंस के यूज़ में आता है। अब हमने क्रूड ऑयल की बात करी, और क्रूड ऑयल में अब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि क्रूड ऑयल हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल हम बहुत सारी कंट्रीज से लेते हैं बेसिकली, और उनकी 10 वैल्यू के बेसिस पे सिलेक्ट होता है। क्रूड ऑयल यूएई से अलग आ रहा है, हमारा सऊदी से अलग आ रहा है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, दुबई से अलग आ रहा है। तो ये चीज़ें सारी हम क्या कहते हैं देखनी पड़ती हैं कि हमारी क्या इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, हमारा डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर कौन सा हमें क्रूड ऑयल हमारी लो कॉस्ट होगी या कौन सा बेटर क्वालिटी का क्रूड ऑयल है, वो हमारा 10 वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो 10 वैल्यू होता है हमारा टोटल एसिड नंबर। तो अगर हमारी 10 वैल्यू लेस देन 0.5 होगी, ध्यान से सुनना, अगर हमारी 10 वैल्यू लेस देन 0.5 होगी तो हमारा जो क्रूड ऑयल होगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होगा, लेकिन उसका सेपरेशन उतना ही ईजी होगा। क्रूड ऑयल तो कॉस्टलियर होगा, लेकिन जो डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेशन है हमारा क्रूड ऑयल का वो उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन अगर हम हाई 10 वैल्यू की बात करें, अगर 10 वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ज़्यादातर 1.5 तक जाती है 10 वैल्यू, और बीपीसीएल जो होती है हमारी वो 0.5 से लेके 0.8 तक 10 वैल्यू वाले क्रूड ऑयल को खरीदती है। और जो रिलायंस हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, रिलायंस की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये रिफाइनरीज, वो खरीदती हैं, इवन 1.5 तक जाती हैं वो तो, लेकिन 1.1, 1.2, 1 का भी क्रूड ऑयल काफ़ी चीपर होता है। इसलिए पहली बात, और जो उन पे रिफाइनरीज लगी हुई हैं रिलायंस वालों पे, वो इस तरीके की रिफाइनरीज लगी हुई हैं कि मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स की, उनका सेपरेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी है। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है हाई 10 वैल्यू का, ये चीपर मिल जाता है, और जो लो 10 वैल्यू वाला क्रूड ऑयल होता है वो कॉस्टलियर मिलता है हमको मार्केट में। इसलिए आपने देखा होगा कि रिलायंस के पास जो जितनी भी हमारी रिफाइनरी हैं रिलायंस के पास, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, तो वो लोग प्रेफरेबली 1.5 तक चले जाते हैं। अब अगर हम टोटल एसिडिक नंबर की बात करें, तो ये क्या होता है, मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल। 1 ग्राम ऑयल सैंपल को न्यूट्रलाइज करने में कितने मिलीग्राम KOH की रिक्वायरमेंट है? 1 ग्राम ऑयल सैंपल को न्यूट्रलाइज करने में कितने मिलीग्राम KOH की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है, वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल एसिड नंबर। अब हमने बात करी डिस्टिलेशन की, और हमने ड्राइविंग फोर्स की भी बात करी कि डिस्टिलेशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है रिलेटिव वोलेटिलिटी की। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी बेसिकली होती क्या है, ये तो हमें पता है कि डिफरेंस इन वोलेटिलिटीज, मतलब रिलेटिव में अगर हम कोई भी चीज़ निकालेंगे तो वो डिफरेंस में निकालते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उनका बेसिकली डिफरेंस होता है। लेकिन ये बताता क्या है, ये हमको बताता है ईज ऑफ सेपरेशन इन डिस्टिलेशन कॉलम। रिलेटिव वॉलेटिलिटी को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा ए से बी से।